Let's begin with the chapter 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है। तो ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन थॉट में इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, क्या कल्चर है, कहाँ से वो डेवलप हुआ, कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन से डायग्राम्स चार्ट्स यूज़ होते हैं इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट इज अर्थशास्त्र। इंडियन कल्चर में हम इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, जो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अर्थ का मतलब होता है मीनिंग और पर्पस, एंड शास्त्र का मीनिंग होता है बुक और कंसेप्ट। दैट मीन्स अर्थशास्त्र का मतलब है द साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। कोई भी काम हम कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में हमारा एक गोल है, या तो फिर सीए बनना है, या तो फिर बैंक में जॉब करनी है, वॉट एवर। सो हम पढ़ाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव अ पर्पस और गोल इन अवर लाइफ। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टू सीक बेनिफिट्स। हम कुछ भी कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ मत बेनिफिट्स मिलता है। लाइक डॉक्टर सर्विस दे रहा है तो उसके बदले में फीस भी चार्ज कर रहा है। दैट्स द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikonomos। ग्रीक वर्ड है oikonomos, जिसका मतलब है oikos का मतलब हाउस होल्ड एंड नॉमस का मतलब मैनेजमेंट। सो इन इंग्लिश इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हमारे इंडियन कल्चर की जो हिस्ट्री है वो मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड है, और उसमें लिखा गया है कि philosophy depicts various aspects of human life that provides insights into a way of life. Then any activity done with the purpose of obtaining some benefit is called as economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन डॉक्टर सर्विस। डॉक्टर सर्विस दे रहा है पर उसके बदले में फीस भी चार्ज कर रहे हैं। दैट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ द फोर गोल्स और ड्यूटीज ऑफ अ ह्यूमन बींग टू क्रिएट वेल्थ एज अ मीन्स ऑफ लिविंग फॉर मटीरियल प्लेजर्स। 2500 years ago, Kautilya, who is also known as Chanakya, discussed in his book Arthashastra the purpose of economic activity undertaken by state and society. As per Kautilya, the intention of human being is earth का मतलब wealth, the piece of land which has human settlement is wealth. कौटिल्य ने बताया कि हमारे ह्यूमन बींग का इंटेंशन है कि जो लैंड पे हम रह रहे हैं वो वेल्थ है। सो इन शॉर्ट दिस इज द इंडियन thoughts or the Indian history on economics. The most important thing is the nation of Kautilya. Then development of economics as a science in the West. Greek philosopher Aristotle gave his views on economics in his book Economica. धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिलोसॉफी कई डिविजन्स में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से सोशल साइंस भी डेवलप हुआ। सोशल साइंस ने साइंटिफिक टूल्स और मेथड्स का अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, नॉट जस्ट डिस्क्रिप्टिव लॉजिक बट ऑल्सो प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल। इकोनॉमिक्स फिर इवॉल्व हुआ फिलोसॉफी में से और एक इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड साइंस बन गया। एडम स्मिथ रॉट अ बुक इन 1776 जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये बुक को वेल्थ ऑफ नेशन से भी कहते हैं। With this book, Adam Smith is known to pioneer the development of economics as specialized area of knowledge in the West. एडम स्मिथ को हम फादर भी बोल सकते हैं, और एडम स्मिथ ने एक वही बंदा है जिसने इकोनॉमिक्स को एक्सपांड किया। की डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। Adam Smith, known as the father of economics, gave this definition in his famous book.
According to him, economics is mainly about wealth, how a country produces, earns, and grows its wealth. He believed that labor, menat, is the main source of wealth. The more people work and produce good services, the more wealth a nation has. His focus was on how nations become rich, and how economic activities, like trade, production, business, help in देन building कम्स that wealth. मार्शल अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो हम काम कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ है, उसको इकोनॉमिक्स बता रहा है अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक। उसका मेन फोकस है मटेरियल वेलबींग। जो हमारी एवरीडे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, उसको अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स बोल रहा है। ही हैज़ गिवन इम्पोर्टेंट फॉर प्लेसिंग ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर थ्रू लिमिटेड टू मटेरियल एक्सपेक्ट्स। देन कम्स लायनल रॉबिन्स। उन्होंने 1931 में बुक लिखी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी डेफिनेशंस है दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पर हमारी जो वांट्स एंड नीड्स है वो अनलिमिटेड है। दो चॉइस दी गई है, एक ह्यूमन वांट्स एंड एक ह्यूमन नीड्स, जिसके पास हमारे पास बहुत सारे वेज है। वो जो बिहेवियर हम एक बना रहे हैं जो हमारी वांट्स एंड नीड्स को ख़त्म करे, जो फुलफिल करे, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। की कंसेप्ट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस, choice and allocations. Economics is a positive science describe what is, not what ought to be. Not a normative science, doesn't judge right or wrong. Then comes पॉल सैमुअलसन, जिन्होंने 1947 में बुक लिखी फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। Economics is the study of how people and society choose to use scarce and productive resources that have alternative uses to produce goods and distribute them for consumption now or in the future. पॉल सैमुअलसन ने वही बोला, बट उन्होंने क्या कहा कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे हम उसको अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कंजप्शन फ्यूचर में भी चले और अब भी चले। इन्होंने इंक्लूड किया है चॉइस मेकिंग। अगर मैं एक ब्रिटानिया बिस्किट लेने जा रही हूँ, मुझे वो पसंद है पर मुझे वो नहीं मिले, या तो फिर कोई भी रीज़न से वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं उसके बदले कोई और बिस्किट ले लूँगी। That's the meaning of economics. Resource allocation, cost benefit analysis, time based consumption. Broader view includes present and future, money or no money, individual and societal level. Definitions in a way commonly point out that economics studies human behavior, positive in nature, adopts scientific methods, methodologies, and thus it is known as social science. Then comes economic activity versus non-economic activity. Economic activity जो हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, मनी मिल रही है, फीस मिल रही है, चार्ज मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं या तो फिर कोई भी पर्पस जो सिर्फ हमें फीलिंग्स और इमोशंस में भी इमोशंस ही दे रहा है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी। नॉन इकोनॉमिक में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी में नो मनी एक्सचेंज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज हम वो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, इमोशंस के लिए कर रहे हैं, फीलिंग्स के लिए कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है, बोथ साइड, मतलब परचेज एंड सेल्स दोनों में होता है। नॉन इकोनॉमिक में कॉस्ट होते हैं बट कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। अगर हम कोई भी एनजीओ खोल रहे हैं, तो एनजीओ में वो सेटअप करने के लिए हमें पैसे लगेंगे, बट उसके बदले में हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। दैट्स दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो बिजनेस में हमें लॉस भी मिल सकता है, प्रॉफिट भी मिल सकता है। मॉनेटरी बेनिफिट वो मैंने पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल्स है यहाँ पे लॉयर्स, टीचर्स, एक्टर्स, फार्मर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मदर, फादर, पेरेंट्स, देन चैरिटेबल एक्टिविटीज़, एनजीओज एक्सेट्रा। इसका डिफरेंस टेबल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की बुक में भी दिया गया है चैप्टर 1 में. सो यू कैन राइट एनी ऑफ देम. देन कम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक सब्जेक्ट या तो फिर कोई भी इंडिविजुअल फर्म के बारे में जब इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड मार्केट्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई, डिमांड, प्राइस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसकी स्टडी की जाती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल एक एबीसी करके कंपनी है जिसकी अंदर ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच है, एक्स वाई जेड, डी ई एफ एंड एल एम एन. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये तीन की स्टडी अलग अलग करेगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, इन सब की एक एज अ होल जो एबीसी है उसकी स्टडी करेगा. माइक्रो का मतलब एक इंडिविजुअल और मैक्रो का मतलब एज अ होल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा फोकस इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड मार्केट्स को दिया जाता है. मैक्रो में नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, उन सब पे दिया जाता है. Microeconomics analyzes the principle of marginalism to analyze how individual units make decisions. इसमें सप्लाई डिमांड रूल्स आ गए, वो सारे प्रिंसिपल्स इसके अंदर यूज होते हैं टू अंडरस्टैंड दी इकोनॉमिक्स. द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर, सप्लाई के लिए फर्म, एंड दैट ऑफ मार्केट इज. Now next topic is presentation of information or data in economics. हम कैसे इकोनॉमिक्स में डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं. सो इन इकोनॉमिक एनालिसिस और इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन 3 वेज. डिस्क्रिप्टिव मैनर, जो हम सेंटेंस लिख के हम बता सकते हैं. देन बाय वे ऑफ डेटा टेबल्स लाइक दिस वन, एंड बाय वे ऑफ ग्राफ्स दिस वन. ये जो डायग्राम ये है जो इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट की हुई उसमें डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड यूज किया गया है. इसमें जब प्राइस 20 है तो डिमांड भी 20 है. प्राइस जब 15 है तो डिमांड 40 हो गई. प्राइस जब 10 है तो डिमांड 60 हो गई. प्राइस जब 5 है तो डिमांड 80 हो गई. तो हम जब प्लॉट करते हैं तो ये हमारा डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलता है हमें. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हुई वैसे वैसे डिमांड बढ़ी, और जब प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज हुई. ये लॉ ऑफ डिमांड है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिकल इम्पोर्टेंस और इंफॉर्मेशन और डेटा इकोनॉमिक्स में क्या रोल प्ले करता है, उसकी ज़रूरत क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, data plays a crucial role in understanding, analyzing, applying economic principles effectively. इकोनॉमिक्स में स्टैट्स का इम्पोर्टेंस है कि स्टैट्स इंफॉर्मेशन जो दी है उसको हम पहले अंडरस्टैंड करें, फिर एनालाइज करें, और उसके बाद हम जो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल है वो अप्लाई करके एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो हम बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स और कन्फर्म्स अ प्रिंसिपल. जो हम प्रिंसिपल लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो philosophy of economics observes human behavior as we discussed in earlier topics and scientific tools. In economics science भी यूज होता है जो theories और principles से बना. To test the validity of such theories in real life at different times and places, information from real life activity at different times and places is necessary. कोई भी एक प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं कोई टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो हमारे पास होना ज़रूरी है. एग्जाम्पल, इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग स्टेट्स के पॉपुलेशन डेटा होने चाहिए. अगर हमारे पास एग्जाम्पल गुजरात का मिसिंग है तो हम पॉपुलेशन हम इंडिया की बता नहीं सकते.
Such information can be collected and presented in quantitative terms with the help of statistical tools. वो आप stats में पढ़ोगे आगे. It stats gives an idea about changing trends of economic parameters. जैसे हम ऊपर देखा, ये जो stats डेटा है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो डेटा नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो ये लॉ ऑफ डिमांड है वो सही है, मतलब पॉजिटिव ऑफ डिमांड है. वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है. तो विद हेल्प ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल डेटा वी कम टू नो दैट लॉ ऑफ डिमांड इज इन द पॉजिटिव, नॉट इन द नेगेटिव. अगर ये उल्टा होता, ऐसे होता, तो नेगेटिव हो जाता. सो दिस गिव्स रियल change of the economics. With the help of economic data, we can obtain the idea of the direction and magnitude of change. For example, we can know how sales revenue of a particular firm is changing, loss हो रहा है, profit हो रहा है, कितना loss, कितना profit है, हम stats के से जान सकते हैं. And we can know the trends of employment. We can know production in different areas of the economy. For instance, we can say that the share of agriculture is falling in national income or supply of money is rising in the economy. Such data help individual units to make appropriate decisions, to increase their benefits, help government in appropriate making economic policies. थर्ड इज टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी. अगर हम ये डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ और कितने साल हुआ और कितना ज़्यादा हुआ, और वो आइदर इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है. सो हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब कि वीट का प्रोडक्शन हर साल और हर डिकेड सबसे ज़्यादा हो रहा है. सो हमारी ये जो स्टडी है वो कंपैरेटिवली, फॉर एग्जांपल इफ़ ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया होता तो हम वो पढ़ के फिर समझा सकते हैं, और ये जो ग्राफ है, स्टैट्स का डेटा जो हमने यहाँ पे लिखा है, वो इजीली हम पढ़ सकते हैं. सो दैट मेक्स कंपैरेटिव स्टडी इजी. इफ अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डेटा आर ऑब्टेन देन कंपैरिजन इज इजी across different time periods, across region, across nations, across years. For example, we can compare growth rate of India's national income between 1951 and 2015. We can also compare India's macroeconomic parameters like per capita income, inflation, with those with the other countries, USA, UK, China, etc. Then fourth is to make precise presentation of facts. Sometimes facts about economic parameters can be presented more clearly with the help of statistical data and graphs. जो मैंने अभी ग्राफ दिखाया, ये हम क्लियरली डेपिक्ट कर सकते हैं. हमने अगर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में नहीं लिखा, दैट्स फाइन. तो with the help of graphs and the data tables, we can also make presentation very good. We can also represent them with the clear understanding, and it is also easily understood by lay persons. So, why stats information or data is important in economics? First is it supports or confirms the principle. Second, it gives the changing trend of the economic parameters. Third, it makes study very easy. Then fourth, to make precise presentation of facts or the information. Then comes some requisite aspects in collecting statistical information and presenting it in diagram or graph or the chart. What are the aspects we should consider while making or presenting the information in graph, chart, diagram or the data tables? So, फर्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा. हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो रिलायबल होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स इन इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO इज रिलायबल रिसोर्स. अगर हमने कहीं और से डेटा लिया, हमें नहीं पता कि वो सच है कि गलत है, बट अगर हमने चेक किया और उसके बाद वो गलत लग रहा है, उसके बाद भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड.
जो डेटा हम ले रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जैसे कि हम हेल्थ रिपोर्ट्स ले रहे हैं, तो हम कहाँ से ले रहे हैं? WHO से ले रहे हैं, दैट्स फाइन। अगर हम कोई भी हॉस्पिटल से ले रहे हैं जिसका रिलायबल रिसोर्स नहीं है, तो इट विल नॉट हेल्प यू। Then second is clarity about dependent and independent variables. When there is cause and effect relationship between two variables, then cause variable is treated as independent variable and effect variable is treated as dependent variable. For example, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईयर को बोला जा सकता है। कंट्रीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईयर है, तो ईयर के अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन विल बी डिपेंडेंट एंड ईयर विल बी इंडिपेंडेंट। प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन ईयर, सो ईयर को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और प्रोडक्शन को हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। अगर हमने गलती से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे दे दिया और डिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे, देन आवर ग्राफ विल बी रॉन्ग। In such relationships, data pertaining to independent variable must be represented on x-axis and dependent variable must be on y-axis. This is the 1 mark question. For example, the relationship between rainfall and agriculture production in the dependent variable therefore represented on y-axis. Then third is selecting appropriate scales. जो हम scale ले रहे हैं y-axis की, वो हम appropriate ले रहे हैं। अगर हम 0.5 सेंटीमीटर पे 10 टन्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे गैप्स भी 10, डिफरेंस भी 10 का ही होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे गैप हो रही है 20, then our graph will be wrong. In order to obtain a systematic graph with clarity, proper size and scale must be taken on both the axes. So these are the 3 things we need to consider while presenting information through diagram, graph or chart. First is our source or data must be reliable and universally accepted. Second is where should we represent dependent and independent variable. Third, selecting appropriate scales. Then presenting quantitative and or numerical information in diagrams and graph. In economics, numerical data is often represented visually to make complex information easy to understand and compare. Common types of graphs and diagrams include bar diagram, group or cluster, pie diagram. Bar diagram is also known as bar graph or bar chart. It represents group data using rectangular bars. Length of each bar is proportional to value it represents. Bars can be vertical or horizontal. These are the proportional to each and every one, as well as they can be represented like these or these. Then comes group or cluster bar diagram, used when dependent variable is categorized into multiple groups, shows comparison within and between different categories. This is the group diagram और group bar graph, जिसमें मेल फीमेल दोनों की बात की गई है और years है, तो years तो ऑब्वियसली हम x axis that is the independent variable, male and female which are the dependent variable on years, so हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देन हम वेरिएबल्स का ध्यान रखेंगे। ग्रुप बार हम मेल और फीमेल का बनाएंगे, वन इज फॉर मेल एंड वन इज फॉर फीमेल, सो दिस इज द ग्रुप बार डायग्राम। स्पेशली ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, दो वेरिएबल्स को एक्स रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है। Third is pie diagram, a circular statistical chart divided into sectors or the slices. पिज्जा बोल सकते हैं। Each sector shows proportion of particular category in total. The entire circle is 360 degree. This is the additional information. Formula to calculate sector angle in pie chart, that is degree is equal to component value upon total value into times 360. दिस इज द पाई डायग्राम और पाई चार्ट, जिसमें ये टोटल है 360 डिग्री है, जिसमें से 59% सर्विस, 26.2 इंडस्ट्री, 13.9 एग्रीकल्चर।
These are the three diagrams or the graphs which we use commonly in the economics to represent the data. Then comes importance of economics. This is the last topic of this chapter, that why we need economics in our daily life. In today's world, most human needs involve economic goods, making human life increasingly dependent on economic activities. हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, that is economic activity. Economics become vital as both philosophy and science. Philosophy भी है और science भी है. Why we need economics? So first one is economics helps to understand our everyday behavior. It helps individuals, society, and governments to understand and manage daily decisions effectively. For examples, oil price that impacts cost of living. Then helps understand some nations that develop more than others. For example, US, UK, China, to increase availability of information that expands role of economics. देन सेकेंड हिस्टोरिकल इवेंट्स. हिस्टोरिकल इवेंट से हम जो इकोनॉमिक्स में के प्रिंसिपल्स ऐड करके कोई भी डिसीजंस बनाते हैं उसके लिए भी इकोनॉमिक्स यूज होता है. देन सेकेंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ. Rational behavior of individuals like actors, singers, professionals to earn maximum benefits. Economics help them manage resource, time, decisions for optimal gain. Then understanding government policies, economics clarifies the impact of fiscal and monetary policies. For example, taxes, wages, salaries. It also helps citizens or the public to understand repo, reverse repo rates that affect savings and investment decisions. And the last one is professional decision making. Economics applies scientific principles to business and professional decisions. The key economic concepts are like revenue, cost, demand, and supply that are daily used. It also helps to answer what happens if price reduce in competitive market, how to determine wages or employee resource effectively. So, importance of economics are to understand everyday behavior as an international events or historical events. Then second is economic importance in real life, to understand rational behavior and to understand government policies. Third, professional decision making.